हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। आज के इस वीडियो में हम सीडीपी यानी कि बाल विकास के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जिसको समझने के बाद एग्जाम में आप बहुत ही आसानी से सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के कुछ ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जिसके थ्रू आप आसानी से बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझकर सी टेट एग्जाम में अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो भी प्रश्न आप देखने वाले हैं, जो भी कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं प्रश्न के थ्रू, ये सभी प्रश्न पुराने पेपर से लिए गए हैं और बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, 2011 से लेके अब तक के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और सभी को ध्यान से समझिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा सी टेट एग्जाम के लिए। चलिए सीधे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने और सही आंसर आप भी अपने मन में जरूर सोचिएगा ताकि पता चले कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। पहला क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा है। अधिगम यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया है, लर्निंग की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसमें प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन है, क्या है? शिक्षार्थियों को कई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है, ये भी ठीक है। दूसरा है, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम के लिए रुचि पैदा करता है, ठीक है, ये भी अच्छा है। तीसरा ऑप्शन है, शिक्षार्थियों की याददाश्त को बढ़ाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको कट कर देते हैं। चौथा ऑप्शन है, पुराने अधिगम एवं नए अधिगम से अलग करना, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि पहले दूसरे में से कोई सही है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी हम मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है, सेल्फ हो या फिर किसी और के माध्यम से हमें प्रेरणा मिले तो उससे क्या होती है, रुचि पैदा होती है, ठीक है, इंटरेस्ट बढ़ता है हमारा उस चीज़ को सीखने में। तो अधिगम प्रक्रिया जो है, लर्निंग प्रोसेस जो है, उसमें मोटिवेशन का क्या काम होता है, रुचि पैदा करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, यानी कि पहले क्वेश्चन का दूसरा आंसर सही होगा। अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा शिक्षार्थियों के बीच अधिगम के लिए रुचि पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धिमान युवा बच्चे का लक्षण नहीं है? जब भी नहीं क्वेश्चन में आए तुरंत उसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धिमान युवा बच्चे का लक्षण नहीं है? यहां पे युवा बच्चे की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। जिस उम्र के बच्चे के बारे में पूछा जा रहा है उस उम्र के बच्चे को ध्यान में रखकर जब आप आंसर करेंगे तो हमेशा सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे युवा बच्चे की बात की जा रही है, यानी कि बच्चा 17-18 साल का होगा, ठीक है, युवा बच्चा 17-18 साल का ही होगा। अब 17-18 साल के बच्चे को ध्यान में रखकर 4 ऑप्शन पढ़िए। वह जो सोच को एक अमूर्त तरीके से रखता हो, यहाँ पे लक्षण नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो आपने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है, उसमें जो चौथा स्टेज है यानी कि युवा अवस्था वाला जो एज है, उसमें बच्चा अमूर्त तरीके से सोचने लगता है, यानी कि या तो लक्षण है, यहाँ पे पूछा है कौन सा लक्षण नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, वह जो एक नए वातावरण में स्वयं को समायोजित करता हो, ठीक है, नए वातावरण में एक युवा बच्चा स्वयं को बिल्कुल समायोजित कर लेगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, वह जो लंबे पाठ को तेजी से लिखने में समर्थ हो, इसको रोकते हैं। चौथा, वह जो संप्रेषण की तेजी एवं उपयुक्त तरीके से करने की क्षमता रखता हो, संप्रेषण यानी कि बातचीत कर लेता हो, बहुत तेजी से अच्छे से अपनी बात को दूसरे के सामने रख भी लेता हो, ठीक है। यानी कि पहला, दूसरा और चौथा जो ऑप्शन है एक बुद्धिमान युवा बच्चे का लक्षण है, लेकिन यहाँ पूछा है कौन सा लक्षण नहीं है। तो तीसरा जो ऑप्शन है वह एक बुद्धिमान युवा बच्चे के साथ साथ एक प्राथमिक स्तर या उच्च प्राथमिक स्तर बच्चे का भी लक्षण हो सकता है, ठीक है। युवा बच्चे के अलावा तेज लिखना युवा बच्चे का कोई पहचान नहीं होता, तेज एक छोटा बच्चा भी लिख सकता है, मतलब उच्च प्राथमिक स्तर का 8-10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा भी तेजी से लिख सकता है। तीसरा ऑप्शन 6 नंबर क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही होगा। पूछा था कौन सा नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, छोटी कक्षाओं में शिक्षक द्वारा खेल खेल में सीखने की पद्धति आधारित है। छोटी कक्षाओं यानी कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए खेल खेल में सीखने की जो पद्धति होती है उसके बारे में क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है, विकास व वृद्धि का मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। तीसरा ऑप्शन है, शारीरिक शिक्षा प्रोग्राम के सिद्धांतों पर। या चौथा, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तो छोटी कक्षाओं में शिक्षक द्वारा खेल खेल में सीखने की पद्धति किस पर आधारित है?
पहला ऑप्शन सही होगा, विकास व वृद्धि का मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं बाल्यावस्था में ही तीव्र गति से वृद्धि विकास होती है बच्चों की, और उसके लिए क्या जरूरी है, खेल। ठीक है, खेल से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर प्रकार का विकास होता है। ध्यान रखिएगा, छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है खेल खेल से सीखना। चलिए, यह विकास व वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। 25 देखिए, अगला क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम शब्द का आशय है, यहाँ पे शब्द है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम शब्द का क्या आशय है, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में, दूसरा ऑप्शन है कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण सामग्री व शिक्षण की विधि, या चौथा ऑप्शन है ऐसे कार्यक्रम जिनसे छात्र दिन प्रतिदिन के अनुभव के आधार पर सीखते हों। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम का क्या आशय है, तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम से यही आशय है कि ऐसे कार्यक्रम जिनसे छात्र दिन प्रतिदिन के अनुभव के आधार पर सीखते हों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब भी CTET में आप क्वेश्चन पढ़ें तो कुछ बातों को अपने दिमाग में ज़रूर बिठा लें, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं इन बातों को। पहला कि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं, यानी कि आप एक शिक्षक बनने के लिए परीक्षा दे रहे हैं, तो एक शिक्षक की तरह सोचिए, और जिस उम्र के बच्चे के बारे में क्वेश्चन हो उस उम्र के बच्चों को ध्यान में रखकर आंसर करिए, और सकारात्मक और नकारात्मक टैग वर्ड को ध्यान रखिए। ठीक है, CTET में कभी भी नकारात्मक उत्तर, चाहे आपको कितना भी सही लगे, किसी भी हाल में CTET में सही नहीं होगा। ठीक है, और चौथी बात यह है कि CTET में वही ऑप्शन सही होगा जिससे बच्चे का सर्वाधिक सर्वांगीण विकास होता हो। ठीक है, यानी कि जिस आंसर से बच्चे का सर्वाधिक भला हो बच्चे का। ठीक है, क्योंकि छात्र केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम है, तो बच्चे का जिससे सर्वाधिक भला होगा वही आंसर हमेशा CTET में सही होता है। तो इन बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो पैडागोजी के साथ साथ CTET के अन्य विषयों में भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25वें का चौथा सही है, पाठ्यक्रम शब्द का आशय होता है ऐसे कार्यक्रम जिनसे छात्र दिन प्रतिदिन के अनुभवों के आधार पर सीखते हों। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विद्यालय आधारित आकलन। ठीक है, आकलन, ठीक है, इससे भी बहुत से क्वेश्चन CTET में आते हैं, आपने देखा होगा। तो विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? पहला ऑप्शन है वाय परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, मतलब उसी स्कूल का टीचर, विद्यालय आधारित आकलन होगा तो उसी स्कूल का टीचर कॉपी चेक करेगा या जैसे भी आकलन करे हो जिस भी तरीके से, तो बच्चों को, अपने बच्चों को अच्छे ग्रेड देगा जो कि मिलने चाहिए। दूसरा ऑप्शन नकारात्मक है, क्योंकि ग्रेडिंग मतलब अच्छे अंक देना, ठीक है, ये नकारात्मक शब्द होते हैं CTET के लिए। ठीक है, अच्छे ग्रेड पर बल नहीं दिया जाना है। दूसरा ऑप्शन कट गया। तीसरा, विद्यालय वाय परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, सिर्फ विद्यालय ही आकलन करने में सक्षम नहीं होते, बाह्य एजेंसी जो होती हैं, बाहरी एजेंसी जो होती हैं वो भी सक्षम होती हैं, तो तीसरा ऑप्शन भी कट गया। चौथा ऑप्शन है आकलन बहुत किफ़ायती मितबई होना चाहिए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी कट गया, यानी कि पहला आंसर सही है यहाँ पे। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, इसलिए विद्यालय आधारित आकलन पर वर्तमान समय में बल दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का पहला आंसर सही होगा। अगला देखते हैं, और यहाँ पे जो नंबरिंग है 6 है, 9 के बाद 6 आ गया। क्या है कि कई क्वेश्चन पेपर से, मतलब कई ईयर के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन लिए गए हैं, इसलिए नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई है। इस पर मतलब इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा आप लोग। अगला जो है क्वेश्चन वो है निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? और देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक से मैंने कोशिश किया है इसमें क्वेश्चन लेने का। प्रगतिशील शिक्षा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो पहला ऑप्शन है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश। दूसरा ऑप्शन है
परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल देना नकारात्मक शब्द है, तुरंत कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन तुरंत कट गया। तीसरा ऑप्शन है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, इसको रोकते हैं। चौथा है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो देखिए जो प्रगतिशील शिक्षा है इसकी विशेषता क्या है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब प्रगतिशील शिक्षा क्या होता है, प्रगतिशील शिक्षा मतलब इस समय जो एजुकेशन में आपके चल रहा है बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली चल रही है। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा जो होती है उसमें ये होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास जिस भी तरह से हो सके वैसे किया जाए, बहुत ज़्यादा परंपराओं को, रूढ़ियों को महत्व ना दिया जाए। ठीक है, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा में सिर्फ और सिर्फ छात्र के, बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है, चाहे जिस भी तरह से। उसमें बहुत ही ज़्यादा कठोरपन नहीं होता है, मतलब शिक्षा प्रणाली को बहुत कठोर नहीं बनाया जाता, स्ट्रिक्ट नहीं किया जाता कि नहीं बच्चा ऐसे ही सीखेगा। ठीक है, सिर्फ एक ऑप्शन नहीं होता, बहुत से ऑप्शन होते हैं, बहुत से विकल्प होते हैं कि बच्चा ऐसे नहीं सीखता तो उसको ऐसे सिखाया जाए, ऐसे भी नहीं सीखेगा तो कुछ और प्रयोग किए जाएंगे। तो यही होता है प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, चलिए तो 6 नंबर का चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। किस चीज़ पर बल देता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है किस चीज़ पर बल देता है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, पहला ऑप्शन। दूसरा है सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर। या तीसरा है शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, या फिर चौथा बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है किस पर बल देता है, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, क्योंकि ये सुधार करना यह सकारात्मक टैग वर्ड है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें सकारात्मक टैग वर्ड होगा, और जब भी वह सकारात्मक टैग वर्ड आपको दिखे तो समझ जाइए 95% चांस है या मैक्सिमम 99% चांस है कि वही आंसर सही होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि कई तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 3-4 मतलब चारों ऑप्शन में या 3 ऑप्शन में टैग सकारात्मक टैग वर्ड मिलते हैं, यानी कि चारों ऑप्शन सकारात्मक होते हैं, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, इस पर एक बहुत ही अच्छा वीडियो मैं बनाने वाला हूं। ठीक है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके लिए अपने इस चैनल टारगेट टीचर 68500 को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे सप्ताह में आपको 2, 3, 4 वीडियोज ही मिलेंगे, महीने में मुश्किल से 10-12 वीडियो मिलते हैं, लेकिन जो भी वीडियो मिलेगा बहुत ही सिलेक्टेड मिलेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय आधारित आकलन शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करता है, पहला ऑप्शन है। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, तीसरा है परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है, और चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा। विद्यालय आधारित आकलन, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए क्वेश्चन आपको पढ़ के समझ में ही ना आए, तो जैसा कि मैंने कहा पॉजिटिव टैग वर्ड, ठीक है। तो इसमें देखिए इन चारों ऑप्शन में पॉजिटिव टैग वर्ड किस ऑप्शन में है। मुझे पूरा उम्मीद है आप सभी लोग बोलेंगे कि इसमें सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है, यही आपको सकारात्मक लग रहा होगा। तो अगर क्वेश्चन आपको कभी समझ में ना भी आए, 4 ऑप्शन पढ़िए जिसमें सकारात्मक टैग वर्ड हो, जिसको पढ़ के ऐसा फील हो कि हाँ ये बच्चे के लिए सही है, बच्चे के हिसाब से ए ऑप्शन सबसे सही है, इस ऑप्शन से बच्चे का सर्वाधिक हित जुड़ा हुआ है, तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पे ठीक है तीसरा सही होगा, विद्यालय आधारित आकलन, ऐसा आकलन जो विद्यालय में विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर बल देना। तो ध्यान दीजिए समूह, छोटे बच्चों, क्योंकि आप प्राइमरी टेट दे रहे हैं और प्राइमरी टेट में व्यक्तिगत गतिविधि के
को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि समूह गतिविधि को दिया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे समूह में ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है, ग्रुप में ज़्यादा सीखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिक अधिगम पर ध्यान देना, बिल्कुल गलत है, समूह गतिविधि पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान को अनदेखी करना, बिल्कुल एक शिक्षक के रूप में आप अनदेखी कभी नहीं करेंगे बच्चों को, मतलब बच्चों को इग्नोर कभी नहीं करना है आपको। तीसरा प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, ठीक है ये ऑप्शन। चौथा ऑप्शन है पुस्तक से उत्तरों को लिखने पर बल देना। तो ये जो पुस्तक शब्द है ना, किताब, पुस्तक, उत्तरों को लिखना, रटना, ठीक है, यह नकारात्मक टैग वर्ड होता है, कट गया, यानी कि बचा तीसरा ऑप्शन, तीसरा ही सही होगा। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है कि आप प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहें। ऐसा आपको नहीं करना कि आपके कुछ फेवरेट स्टूडेंट हो उन्हीं पर ध्यान दें, आप प्रत्येक बच्चों के संपर्क में रहना है आपको। एक आदर्श और प्रभावशाली शिक्षक का यह बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है। चलिए अगला देखते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? अगला क्वेश्चन है बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? नहीं, जब भी वर्ड आए तुरंत उसको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको पता रहे कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ये आपको बताना है। और एक क्वेश्चन शामिल करने का उद्देश्य जस्ट इतना सा है कि आप जब एग्जाम देकर घर जाते होंगे या रास्ते में रहते होंगे, फ्रेंड के साथ डिस्कस करते होंगे, तो आपको लगता होगा यार ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, बहुत ईजी था और पता नहीं कैसे गलत हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके गलत होते होंगे, ठीक है, इसलिए इसको मैंने शामिल किया है और इसको ध्यान से देखिएगा। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? तो ऐसे प्रश्न जब भी आए सबसे पहले क्या करना है, नहीं वाले वर्ड को अंडरलाइन कर लेना है ताकि आपको पता रहे कौन सा नहीं है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। पहला ऑप्शन आप नहीं को अगर इग्नोर कर देंगे तो आप पहला ऑप्शन पढ़ेंगे बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, आपको लगेगा बिल्कुल बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, तो आपको लगेगा इन चार ऑप्शन में से सबसे लंबा ऑप्शन यही है और पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, पढ़ के लग रहा है सकारात्मक, यही सही होगा। आप गोला भर देंगे, ठीक है, OMR सीट पे। फिर आप घर जाएंगे तो आपको देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कौन सा नहीं था ये बताना था। तो बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, यह नहीं है, ठीक है। किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? तो बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, यह सही नहीं है और यही आपको OMR पे फिल भी करना होगा। तो ऐसे प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। चलिए 12 का तीसरा सही होगा, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, यह गलत है। अगला देखिए क्वेश्चन, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते? मैं आपसे हमेशा कहता हूं जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, तीन लोगों की थ्योरी एकदम रटी होनी चाहिए, एकदम समझी होनी चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट समझे होने चाहिए। और मैंने तीनों लोगों की थ्योरी पे इतने आसान भाषा में वीडियो बनाया है और बहुत ही मज़ेदार वीडियो है और मैं गारंटी देता हूं कि जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की की थ्योरी अगर आपने मेरा वीडियो देख लिया, पूरे ज़िंदगी, पूरे जीवन जब तक आप हैं, ठीक है, कभी भी भूलेंगे नहीं कॉन्सेप्ट को। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप से आप PDF लेना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर मैं बता दूं 7905352723, ठीक है। 100 रुपीज़ फीस पे करके आप PDF नोट्स पा सकते हैं। फीस मैंने बहुत ही कम रखी है, लेकिन PDF नोट्स जो होंगे सिलेक्टेड होंगे। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे CTET 2021 लिख के, ठीक है, इस नंबर पे CTET आपको लिखना होगा, CTET 2021 लिख के मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो वाइगोत्स्की सहमत होते किस कथन से? बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक और अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, इस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते, ध्यान दीजिएगा। और बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। तो ये जो पुरस्कार है, दंड है, ठीक है, कोलबर्ग की थ्योरी की अवस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। तो हो सकता है अगर यहाँ पे कोलबर्ग का नाम होता तो चौथा ऑप्शन सही होता, ठीक है, लेकिन यहाँ वाइगोत्स्की का नाम है इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे रीते बर्तन के समान होते हैं। जैसे देखिए एक
कुछ और बता दूं मैं आपको, इस क्वेश्चन में वाइगोत्स्की पे आपको अंडरलाइन करना होगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा कि वाइगोत्स्की के थ्योरी के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है। यहीं कोलबर्ग का नाम होता तो अलग ऑप्शन सही होता, जीन पियाजे का होता तो अलग ऑप्शन सही होता। ठीक है, सेम क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा अगर मनोवैज्ञानिक का नाम बदला हुआ है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वाइगोत्स्की ने सामाजिक पक्ष पर, सामाजिक पहलू पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है, बहुत ही विशेष महत्व दिया है। ठीक है, कोलबर्ग ने बताया है अलग अलग स्टेज में बच्चों के अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया है कि बच्चे दंड पुरस्कार से प्रभावित होते हैं, कभी कभी खुद से प्रभावित रहते हैं, ऐसे ऐसी अलग अलग चीज़ें। फिर उसका जीन पियाजे के बारे में है, उनका बौद्धिक विकास यानी कि संज्ञानात्मक विकास के बारे में उन्होंने बताया है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। पांचवा अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे क्या होते हैं? रीते यानी कि खाली बर्तन होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। बिल्कुल गलत। ठीक है, कुछ हद तक सही है, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं होता कि एकदम खाली बर्तन होते हैं और सिर्फ उसमें बड़ों द्वारा दिया गया ज्ञान भरा होता है। उनके व्यक्तिगत अनुभव से सीखी हुई चीज़ें भी भरी होती हैं उनके दिमाग में। ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन कट जाएगा। आप पढ़ेंगे तो लगेगा हाँ सही है, बच्चे अपने बड़ों से ही तो सीखते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, बच्चे खुद से भी सीखते हैं कई चीज़ों को। जीन पियाजे के अनुसार आपने देखा होगा, एग्जाम्पल मैंने दिया था उनकी थ्योरी में कि मान लीजिए मोमबत्ती जल रहा है, आग कहीं जल रहा है, बच्चे को आप मना करेंगे वो नहीं मानेगा, अपने हाथ से जाके छुएगा, एक बार जल जाएगा, खुद से सीख जाएगा कि हाँ इसको दोबारा छूंगा तो जलेगा। तो व्यक्तिगत अनुभव हुआ ना। तो कैसे मान सकते हैं कि सिर्फ बड़ों से सीखते हैं? खुद से भी बच्चे सीखते हैं। अगला देखिए, निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचनाओं को ज्यों का त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। बिल्कुल गलत, दूसरा ऑप्शन भी कट गया। निष्क्रिय नहीं होते बच्चे। जीन पियाजे ने कहा बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ध्यान रखिएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने सीखने के लिए अपने ही तर्कों पर क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा ठीक है। चौथा ऑप्शन है, चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और ज्यों का त्यों बड़े होते हैं, उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक या जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को यहाँ पे पता नहीं सीखने के लिए अपने ही तर्कों पर क्षमताओं का उपयोग करते हैं। जीन पियाजे की थ्योरी से संबंधित एक क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कहता हूँ जीन पियाजे वगैरह की थ्योरी आप पढ़े रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे जीन पियाजे का उल्लेख नहीं भी होगा तो भी उस थ्योरी से आपको बहुत हेल्प मिलेगा सही आंसर पहचानने में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या तात्पर्य है? प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनके कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? तीसरा ऑप्शन सही होगा, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट बेस वाला थोड़ा क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपके शिक्षक भर्ती में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है। DSSB का जो एग्जाम होता है वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन समझ लीजिए कि फैक्ट बेस वाला है, इसको ज्यों का त्यों आपको याद करना होगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, बस मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे मिलने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।